नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज मैं बात करने जा रही हूं लोकतंत्र के सबसे बड़े धर्म यानी कि चुनाव की। 11 दिन के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही और 70 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मैं आज इस शो की शुरुआत भी उन्हीं सवालों के साथ कर रही हूं और एक एक कर उन सवालों का जवाब भी हम राजधर्म के जरिए ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी खुद को चुनाव से उन्हें दूर कर लेना चाहिए? जी हां, बड़ा सवाल। क्या राहुल गांधी को खुद को चुनाव से दूर कर देना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी? तीसरा सवाल, क्या मोदी की हैट्रिक की असली ट्रिक राहुल गांधी हैं? चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी को पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लेना चाहिए? क्या कांग्रेस के डाउनफॉल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? सबसे अंतिम सवाल और सबसे बड़ा सवाल, क्या 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने भारत पर राज किया, जिसका शासन रहा, जिसकी सरकार रही, उसके डाउनफॉल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है? ऐसे कुछ सवाल हैं जिसे हम नहीं बल्कि सोनिया गांधी को 8 घंटे तक कांग्रेस के रिवाइवल प्लान बताने वाले और उन्हें समझाने वाले, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले और राहुल गांधी को समझाने में नाकाम रहने वाले देश के जाने माने इलेक्शन एनालिस्ट प्रशांत किशोर हैं, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लेना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी को क्या सलाह दी है, वो सलाह मैं आपके सामने रख रही हूँ। राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी खराब रहता है तो राहुल गांधी को राजनीति से कुछ सालों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और राहुल गांधी को चाहिए कि वो किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दे। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन चेहरा हमेशा राहुल गांधी का सामने रहता है। कैसे? न्याय यात्रा कौन निकालता है? भारत जोड़ो यात्रा कौन निकालता है? बड़े बड़े पब्लिक फोरम पर कौन बोलता है? किसके चेहरे को सभी पार्टी के प्रवक्ता आगे रखते हैं? वो राहुल गांधी हैं। दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ तेजी के साथ गिरा है। इन 10 सालों में राहुल गांधी ही कांग्रेस के चेहरे रहे हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनावों तक कांग्रेस राहुल गांधी को ही चेहरा बनाकर लड़ती आ रही है और इस चुनाव के रिजल्ट की वजह से राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके आपके सामने मैं डिटेल रखती हूं। दरअसल जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं आए थे, यानी कि वो था साल 2009, जब कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी और इस जीत की बड़ी वजह राहुल गांधी को बताया गया था।
हर जगह इस बात का जिक्र किया गया था कि राहुल गांधी की ही प्लानिंग की वजह से साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली थी। लेकिन जैसे ही 2014 में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, कहानी बिल्कुल तब्दील हो गई और उसके बाद से जो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे हिट साबित हो रहे थे, उनका धीरे धीरे करके फेल्योर सामने आने लगा। 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी हार पाने वाली कांग्रेस पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी महज 44 सीटों पर सिमट गई। जी हां, मात्र 44 सीटों पर। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने करीब 8 सीटें बढ़ाई, लेकिन इतनी भी सीट नहीं जीत पाई कि वो लोकसभा के कोरम को पूरा कर सके। 52 सीटें जीती। प्रशांत किशोर की पहचान देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर की जाती है। चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए वो राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि सरनेम की वजह से राहुल को कांग्रेस और कांग्रेसियों ने भले ही कबूल कर लिया हो, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। आप यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम। तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। इन टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकंड करने की मैं जो बात कह रहा हूं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप देख लो जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। राहुल गांधी कहते हैं कि वो चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक देंगे, मोदी को जीत की हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी कितने एक्टिव हैं, इसके लिए आपको डेटा देखना होगा। 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इंडिया टीवी पर ही आपने राजधर्म में ये खबर भी देखी थी, यानी चुनाव की घोषणा हुए वे 26 दिन हो चुके हैं। डेटा अब आपके सामने रख रही हूं। अब से ठीक 11 दिन के बाद पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इन 26 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां कर ली हैं। देखिए 19 रैलीज अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और राहुल गांधी ने अब तक कितनी जनसभाएं की है? केवल 3 जनसभाएं की है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी कितनी सीरियस है। तभी तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि कांग्रेस में ढांचागत समस्या है। There is a structural flaw in the way party has been structured, the way they function, the way they connect with people, the way they do their outreach, the way they reward their workers. जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तो आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे ऊपर, चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी के जगह किसी दूसरे को लाओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि रीजन ऑफ डिक्लाइन इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज सम टेम्पररी, सम एग्जीक्यूटिव मेजर। अच्छा भाई प्रशांत किशोर को ले आओ, ये चुनाव जिता देंगे, तो पहले तो जिता नहीं सकते, और अगर जिता भी दिए तो भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब उन्हें देश का कामकाज भी देखना होगा। उम्र भी राहुल गांधी से ज्यादा है, फिर भी उन्होंने 19 रैलियां कर ली और राहुल गांधी ने केवल 3 जनसभाएं की। यही वजह है कि मोदी के आ जाने के बाद से बीजेपी का स्वर्ण काल शुरू हो गया। जो बीजेपी 2004 चुनाव में 138 सीट और 2009 में 116 सीट जीती थी, उसे मोदी ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीट तक पहुंचा दिया। देखिए डेटा इस वक्त एक बार फिर मैं आपके सामने रख रही हूं।
2004 के चुनाव में 138 सीट जीतने वाली पार्टी 2009 के चुनाव में 116 सीट पर पहुंची, लेकिन बीजेपी में जब से मोदी युग का आरंभ हुआ 2014 में 282 सीट, अगले चुनाव में 2019 में 303 सीट और अब 2024 के लिए केवल बीजेपी पार्टी के लिए 370 सीट का टारगेट रखा है। बीजेपी प्लस यानी एनडीए की बात करें तो इसके लिए तो 400 प्लस का टारगेट है। प्रशांत किशोर से जब आपकी अदालत में राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो भी सुनना चाहिए। राहुल गांधी आजकल पर्दे पर नजर आते हैं, कभी बीड़ी वर्कर के साथ बीड़ी बनाते हुए, कभी वो किसान के साथ फसल रोपते हुए, कभी हम उनको देखते हैं मैकेनिक के साथ, कभी देखते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, और ये बड़े अच्छे वीडियोस बनते हैं। तो इलेक्शन में इन चीजों का फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। राहुल गांधी को इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप 60 वर्ष आपकी और आपकी फैमिली, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी रहने के बाद आज जाकर आप बता रहे हैं कि धान की रोपनी कैसे होती है या चांदनी चौक में बुलेट रिपेयर कैसे होता है, तो इट जस्ट सोच कि अभी तक जनता ने आपको सही वजह से इलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि ये तो सामान्य बच्चे रोज ही जानते यार कि रोपनी कैसे होती है। मतलब आप ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को बताना चाहते हैं, आप खुद सीखना चाहते हो तो एक बात हो सकती है, और आप जनता को ये बता रहे हैं कि मैं 50 साल की उम्र तक मैं जानता ही नहीं हूं कि ट्रक ड्राइवर कैसे, उनकी जिंदगी क्या होती है। भाई मैं तो समझता हूं कि जो भी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आया है, उसको मालूम है कि खेती करने वाले लोग की जिंदगी क्या होती है, धान की रोपनी कैसे होती है, ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी कैसे होती है। इसको जब ड्रामेटाइज आप करते हो, आपको वीडियो व्यू मिलेंगे, लेकिन वोट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। राहुल को सामने रखकर कांग्रेस बार बार मैदान में उतरती है, लेकिन मोदी लहर के सामने वो टिक नहीं पाते। केवल लोकसभा ही नहीं, विधानसभा चुनावों की भी बात कर ले, कांग्रेस का क्या हाल हुआ। आइए बिग पिक्चर आपको दिखाती हूं, उसके लिए आपको लेकर चलना होगा मुझे इस बड़ी एलईडी स्क्रीन पर। पिछले साल हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों से शुरुआत करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। आप इसमें लोकल लीडर्स को भी इसका ठीकरा उन पर फोड़ सकते हैं, लेकिन फेस किसका है? अल्टीमेटली राहुल गांधी का है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2022 के गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 2021 के बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हिस्से में हार ही आई। डेट के साथ, साल के साथ मैं राज्यों के नाम आपको लिखकर दे रही हूं। 2018 की बात करें, थोड़ा और पीछे लेकर जा रही हूं। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2017 के यूपी चुनाव की बात करें, गोवा चुनाव, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को कहां-कहां और कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा, इसका हिसाब रखना तो शायद अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। जो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? नहीं, राहुल जी की समझ ऐसी है कि उनको मुझ जैसे किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को पता है, देखो अगर आप स्वस्थ हो या अपने आप को स्वस्थ फील करते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तो अगर उन्हें नहीं इसकी जरूरत महसूस हुई है तो कोई बात नहीं। और दूसरा, नहीं ऐसा भी नहीं है कि नहीं, देखिए जरूरत महसूस हुई थी। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके साथ काम भी किया था, आपने उनको 870 किलोमीटर यात्रा भी करा दी, आपने उनको खाट पे भी बिठा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो देखिए, इलेक्शन की जो जीत है ना, उसका जीत और हार ये सब कलेक्टिव है, उसका दोष भी मैं उन पर नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्लान था, जो पूरा एफर्ट था, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको कांग्रेस ने कभी, या हम लोग कांग्रेस को, मैं क्यों कहूँ दोष मुझे लेना चाहिए, वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड। वो कभी ऐसी सोच नहीं थी कि सपा के साथ आपको अलायंस करना है। अगर आप उसका स्लोगन याद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है 27 साल यूपी बेहाल, यहां से शुरुआत की गई थी। तो आपने जनता को मैसेज ये दिया कि 27 साल में जिन लोगों ने भी यूपी को रूल किया उसमें यूपी का भला नहीं हुआ। एंड 6 महीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला तो कांग्रेस वालों ने सबसे पहले जाकर सपा से ही समझौता कर लिया। तो अब हमारे जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब आप ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं,
और यही वजह रही है कि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ मेरी 3-4 बहुत सीरियस लंबी चर्चा के बावजूद भी मैंने उनको हाँ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ कि वो चीज़ों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई मैं अगर आपकी मदद नहीं कर रहा हूं तो कम से कम मेरे से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर की बात आपने सुन ली। पिछले 10 सालों में देश का पॉलिटिकल मैप किस तरीके से बदला है, ये अब मैं आपको इसी बिग स्क्रीन पर दिखाती हूं। मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल केवल 9 राज्यों में ही शासन कर रहे थे। इसमें था राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा। इसके समेत 7 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में थी, बल्कि पंजाब और आंध्र प्रदेश में वो अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही थी। ये पूरा पॉलिटिकल मैप इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। तब 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का राज था, जबकि 7 राज्यों में अन्य दलों की सरकार थी। ये देखिए, 9 राज्यों में बीजेपी प्लस कांग्रेस, 14 राज्य में मतलब अपने सहयोगियों के साथ, और अन्य जितनी आप कुछ और रीजनल पार्टीज की बात कर ले वहां पर 7 राज्य। 2014 का आम चुनाव बहुत खास था क्योंकि 30 साल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक दिखने लगा था और ये पॉलिटिकल मैप किस तरीके से तेजी से बदला वो इस वक्त आपके सामने है। बीजेपी अपने शिखर पर नजर आ रही थी, चरम पर नजर आ रही थी। तब 21 राज्यों में आप देखिए, पूरा मैप आप देखेंगे, हर जगह भगवा रंग ही नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार थी 21 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। 2018 का ये पॉलिटिकल मैप आपके सामने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी जब चुनाव हो रहा है, इस वक्त देश के 17 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर वो अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है। बीजेपी के जिन राज्यों में अकेले सरकार है उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है। ये देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्व की तरफ चले जाएं, असम है, नीचे की तरफ आ जाएं, गोवा है, महाराष्ट्र है, बिहार की अगर बात करें, सिक्किम की बात करें और पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर्स की बात करें तो यहां पर तो पूरी तरीके से बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ही सरकार चला रही है। मेघालय, पुडुचेरी में भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। 2 केंद्र शासित राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति शासन है। अगर बात कांग्रेस की करूं तो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में वो सीधे सत्ता में है। ये देखिए, कलर आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है ये कांग्रेस को इंगित करता है। जबकि झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर अपने सहयोगी जेएमएम के साथ वो सत्ता में है। जबकि तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर बात करें तो यहां पर बाकी अन्य पार्टियों का शासन है। पंजाब और दिल्ली की हम बात कर ले तो ये आप कलर देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। यानी कि पिछले 39 सालों में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 17 राज्यों को नियंत्रित करने वाली बन गई और 57% आबादी पर रूल करने वाली पार्टी बन गई। जबकि कांग्रेस पार्टी सिमटकर केवल 4 राज्यों तक ही सीमित हो गई है। आप प्रतिशत देख रहे हैं, यानी आबादी का केवल 11.23% कांग्रेस पार्टी सिमट चुकी है। करोड़ों लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो, जो चाहते हैं अगर सत्ता में ना भी आए तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। बिल्कुल, ये देश के हित में है और हम सब के हित में है कि देश में एक वाइब्रेंट स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। तो क्या फॉर्मूला आपने दिया था? नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये कहा था कि चुनाव मतलब हर अगला चुनाव कैसे जीता जाए इसकी चिंता छोड़कर 10 साल के रिवाइवल की एक प्लान बनाना चाहिए एंड वी शुड स्टिक टू इट। क्योंकि आपका जो डिक्लाइन है वो एक दिन में नहीं हुआ है, किसी एक लीडर की वजह से, एक कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से आप बता दें कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया है। कांग्रेस को अगर आप डेटा को क्लोजली देखेंगे, कांग्रेस हैज बीन इन सेक्युलर डिक्लाइन सिंस 1985। लोगों को कई बार लगता है कि कांग्रेस अभी हार गई, राहुल जी के आने के बाद हार गई, सोनिया जी के आने के बाद हार गई, ऐसी बात नहीं है। 1985 के बाद से आज तक कांग्रेस पूरा देश कभी नहीं जीती है। उसके बाद उनकी सरकार 3 बार रही, लेकिन एक बार नरसिम्हा राव जी माइनॉरिटी की सरकार थी, 2004 में कोalition और 2010 में फिर कोalition, 9 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी ये दर्शकों को बात। 1989 में जब राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, तब उनके 198 सांसद जीत कर आए थे। पूरा देश ये मानता है, जानता है, इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस 1989 में चुनाव हार गई।
2004 में कांग्रेस के 142 सांसद ही आए, लेकिन पूरा देश ये कहता है कि भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। तो जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कांग्रेस एज ए पार्टी तो नीचे ही जा रही है, और इतने लंबे डिक्लाइन की वजह यह है कि स्ट्रक्चरली पार्टी में जो प्रॉब्लम्स आ गए, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी प्रशांत किशोर को लाएं, किसी राहुल गांधी को लाएं, वो आपको बहुत लंबी सफलता मिलने वाली नहीं है। यू हैव टू, एंड दैट इज वाई जो प्रेजेंटेशन का नाम था वो मैंने रिवाइव नहीं कहा था, री इनकारनेट कहा था, पुनर्जीवित करने की बात। तो अब आप ये समझिए, री इनकारनेशन तो दूर, यहां पर रिवाइवल ही मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है। बकौल सुप्रिया श्रीनेत, वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है, आत्मबल के धनी हैं, अपने उसूलों के लिए बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं और सत्ता के लिए समझौता नहीं करेंगे। चाहे कोई उनका कितना ही उपहास कर ले, भ्रांति फैलाए, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इतना आत्मविश्वास दुर्लभ होता है। ये बात सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ कहना चाहती हूं कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बारीक रेखा है। कहा जाता है कि जीतने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास ले डूबता है। बीते 10 सालों में कांग्रेस पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ कोई कपोल कल्पना नहीं है। प्रशांत किशोर कोई राह चलते व्यक्ति भी नहीं है। देश के अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर चुके हैं। एक फेमस अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट नैथानियल ब्रैंडन का कोट है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज अवेयरनेस, द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। यानी बदलाव के प्रति पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम स्वीकार्यता है। क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश में बन पा रही है? यह सवाल है। और क्या कांग्रेस पार्टी इस विषय पर जागरूक है? ये दूसरा सवाल है। इसका जवाब तो खुद दर्शक देंगे। लेकिन एक तरफ जहां राहुल गांधी की कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के लगातार डिक्लाइनमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका इंडिया टीवी पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, पार्टी का ग्राफ और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुमत उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो एक और उससे बड़ा टारगेट रख रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। प्रशांत किशोर भी अब सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आपने तो इतना लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है, आपकी अपनी धारणा क्या है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? मेरे एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही खराब हैं सच पूछिए तो, और उसके आधार पर जो मेरी धारणा बनी है वो बहुत ही खराब हो गई है। मुझे लगा था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कामकाज को हैंडल किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में सुधार की कोई गुंजाइश अब नहीं है। राहुल जी ने जिस तरीके से 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद 2-2.5 वर्षों तक पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, उसके बाद जिसको अध्यक्ष बनाते हैं वो भी मतलब कोई बहुत ही सक्षम अनुभव हो सकता है, उम्र हो सकती है, लेकिन आज के बदले दौर के हिसाब से समझने और कामकाज को करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता शायद उनमें नहीं थी। और जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इस वजह से कई अलग अलग पावर सेंटर्स बन गए हैं और कोई 5-1 पावर सेंटर्स हैं और सभी अपने अपने लेवल पे एग्जर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि पार्टी में जो बाकी कामकाज है बहुत सफ़र करता है। पार्टी के जो अलग अलग स्टेट में जो लीडर्स हैं, जो निर्दोष लीडर्स हैं, जो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस की एक परंपरा है चापलूसी की, उन चापलूसियों में विश्वास नहीं करते और चाहते हैं कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनके कामकाज को आंका जाए और उसके आधार पर उनको आगे की मौका मिले या उनको अपना पॉलिटिकल स्पेस मिले पार्टी में। तो अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। जो वहाँ दिल्ली में AICC में परिक्रमा करता रहता है और चापलूसी करता रहता है वही है, और अलग अलग नेताओं के पास जो लोग इस समय तैयार हुए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल समझ भी नहीं है और वो अचानक वहाँ हाई कमांड बन गए हैं। उसकी वजह से हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कसमसा रहे थे और आखिरकार उन्होंने देखा कि अब निकलने का टाइम आ गया है, तो अपनी बातें रखते 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 थक हार करके फिर निकल गया, निकाल दिए गए। तो कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव हार चुकी है, 2 चुनाव मैं खुद हार चुका हूँ कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके, और मैंने तब भी ठीक है खुल के नहीं बोलता था, लेकिन मेरा मानना था कि मेरे कामकाज में कोई कमी नहीं है और अगर मैं चुनाव हार रहा हूँ तो इसलिए हार रहा हूँ कि लोग कांग्रेस से नफरत करने लगे हैं।
लोग कांग्रेस को हराना चाहते हैं, और कांग्रेस को हराना चाहते हैं इसलिए हम लोग कांग्रेस का उम्मीदवार बन के भी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी आप जमीन से जुड़े रहें, कितने भी लोगों का विश्वास आप तक हो, वो विश्वास जीत में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। तो 2 बार हारने के बाद अब तीसरी बार 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो फर्जी गारंटियां दे सकते हैं लोगों को, जनता को अलग अलग नाम दे करके, न्याय और अन्याय के नाम पे। तो इन गारंटियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी से ऊब चुके हैं। लोग कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति से एकदम से अलग कर देना चाहते हैं। ये पार्टी फिर भी रहेगी, मैं आज ही बोल रहा हूँ, लेकिन कभी अब सत्ता में नहीं आ पाएगी और बहुत ही एक माइनॉरिटी पार्टी बनी रहेगी, एक छोटी पार्टी बनी रहेगी। जैसे ब्रिटेन वगैरह में लिबर्टन जैसी पार्टियां हैं, 2, 5, 10 एमपी हमेशा उनके आते हैं, वैसे इनके 10, 15, 20 एमपी आते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी तब तक बची रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपने पैर नहीं जमाती। और अच्छा संजय जी, पैर जमाने का उनका अभियान शुरू हो गया है, उसको कब उनको कामयाबी। जी संजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं और उस पावर सेंटर में एक राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का से विद इन द पार्टी कितना है और कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दा यही है कि आपने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन लगातार आप पार्टी में एक सेंटर स्टेज पे बने रहना चाहते हैं, लगातार जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते रहना चाहते हैं, और लगातार आप उस निर्णय प्रक्रिया में कई बार जो एकदम किसी काम के लोग नहीं है, महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं, उन लोगों को आप एक जगह देना चाहते हैं या फिर उनको एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं वो पीछे छूट जाते हैं और निकम्मे टाइप के लोग आगे आ गए। तो राहुल गांधी का महत्व है पार्टी में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी एक तरह कह सकते हैं कि समय भी आज भले ही अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा है। लेकिन वो चेहरा बहुत ज़्यादा अब मतलब रिजेक्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं राहुल जी को अब स्वीकार करना पड़ेगा कि साहब 10 वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में दोष है। मतलब जो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे है और अब साफ आईने को कर रहे हैं आप, तो पहले अपना चेहरे का धूल साफ करिए। और चेहरे पर बहुत धूल पड़ चुका है और उस धूल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो धूल को साफ करने की जरूरत ही किसी को महसूस नहीं पड़ रही है। नहीं, बल्कि उनका तो गुणगान किया जा रहा है। अभी मैं जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के टाइमलाइन पर एक्सपोज टाइमलाइन पढ़ती हूँ तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं, परिवार को लेकर बहुत प्यार करते हैं, देश के लिए उनके मन में बहुत मोहब्बत है, अपने उसूलों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के लिए कही जाती हैं। देखिए, पहली बात, उसूलों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मानवीय गुण हो, लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक गुण नहीं हो सकता। जो राजनीति है वो समय के साथ बदलती रहती है, जो लोगों के सरोकार हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो राहुल गांधी का उसूल क्या है भाई? नेहरूवियन सेकुलरिज्म। तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म एक जमाने में बड़ा महत्व रखता था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और गांधी जी के विरासत को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तब नेहरू जी ने इसका नेतृत्व किया और नेहरूवियन सेकुलरिज्म लोगों के नस नस में डाला गया। लेकिन धीरे धीरे ये जो विचारधारा है बिल्कुल उसी तरह से अपना प्रभाव छोड़ती चली गई या कमजोर होती गई या मरती चली गई, जिस तरीके से कभी कम्युनिज्म की विचारधारा खत्म हो गई थी। कम्युनिज्म जब आया था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया में उसका एक प्रभाव था। वो एक लोग बहुत मतलब आइडियलाइज करते थे उस विचारधारा को, और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार जोरदार हुआ। लेकिन 1991-92 आते आते वो विचारधारा मर गई। तो हर विचारधारा की एक उम्र होती है, तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म की भी एक उम्र थी जो खत्म हो चुकी है। अब एक नई विचारधारा ने हिंदुस्तान में अपना एक स्थान बनाया है, और वह धार्मिकता का, धर्म से विमुख होकर नहीं, धर्म से टूट के नहीं। आज आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े फिल्मकार हों, बड़े क्रिकेटर हों, अब वो सभी लोग बड़े शौक से, बड़ी खुशी से धर्म के आचरण को अपने में समाते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो आप ऐसे वक्त पे जब पूरा देश धार्मिक हो रहा है, बल्कि मैं कहूँ दुनिया के हर देश में धार्मिकता बढ़ी है, तब आप धर्म को नकारते हैं, धर्म के प्रतीकों को नकारते हैं। जैसे अयोध्या में हुआ, अयोध्या की जो घटना सामान्य घटना नहीं थी।
अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर इतना भव्य मंदिर बना और वो मंदिर बनाने के लिए लोग कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बड़े गर्व की बात थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। उनने उसके अस्तित्व को, उस मंदिर के महत्व को मानने से मना कर दिया। कहा यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा प्रोग्राम था, जबकि राम का प्रोग्राम था। और राम बीजेपी के या किसी एक पार्टी के लिए, राम सब देखिए संजय जी, बाकी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों ने बहुत प्यार से, संजय जी आपकी बात का ये पहलू एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता तो ये भी कहते हैं ना कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं। राहुल गांधी शिव को मानते हैं, त्रिपुंड वो भी लगाते हैं, जनेऊ वो भी दिखाते हैं, नर्मदा की पूजा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाती हैं। तो धर्म तो एक निजी विषय है, इसे समाज के सामने लाकर इसे एक प्रोपेगेंडा का टूल क्यों बनाना, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। नहीं, धर्म एक निजी विषय है और धर्म बंद कमरे में ही होना चाहिए, धर्म बाहर नहीं आना चाहिए। यह सेकुलरिज्म, ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार है और इसको वर्षों तक हमारा भी विश्वास इसी में था। जब मैं मुंबई का अध्यक्ष था तो मैं थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति प्रारंभ से रहा हूं, तो मैं मुंबई के कार्यालय में सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहता था। तो मुझे कुछ साथियों ने मना किया कि मत करिए, एक कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। मैंने कहा धर्मनिरपेक्षता ये तो नहीं कहता कि मैं अपने धर्म का आचरण नहीं करूं। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, तो जब उसका भूमि पूजन करना था, तब सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि आप आइए और भूमि पूजन में हिस्सा लीजिए। तब नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप एक सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं और आपको इस तरह के पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू ने तब जवाब दिया था कि मैं सेकुलर देश का राष्ट्रपति तो हूं, लेकिन मेरा एक अपना धर्म भी है और कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर मैं धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेता। और वो गए आखिरकार। उसके बाद जीर्णोद्धार कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो भी गए थे वो। और उसके बाद तो मैंने सुना कैबिनेट ने भी उसके लिए फंड एलोकेट किया था, पार्लियामेंट में इसमें बहुत बहस हुई थी। तो एक वर्षों से बहस होती आ रही है और नेहरूवियन सेकुलरिज्म जीतता रहा है। लेकिन अब जाकर के ऐसा हुआ कि ये जो सोच है ना, पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गई है। इस सोच में विश्वास करने वाले लोग अब एकदम अल्पसंख्यक हो गए हैं, थोड़े से हो गए हैं। अच्छा, तो ऐसे में जब बहुसंख्यक समाज आपके विचारों को नहीं मानता, हाँ। और उन वसूल एक मिनट जब बहुसंख्यक समाज, मतलब से हिंदू समाज नहीं, भारत की बहुसंख्या जब आपके नेहरूवियन सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं करता, तब आप उन उसूलों से जुड़े रहे और वो एकदम टिके रहे, तो एक अच्छा मानवीय गुण हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीतिक गुण नहीं हो सकता। संजय जी, क्योंकि आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की, जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी को कि अभी भी आप वो मुस्लिम लीग वाली विचारधारा को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों आप अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक केंद्रित कॉलम बना रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? इस बात में कितना दम लगता है आपको? वो एक पक्ष है, लेकिन पूरे में घोषणा पत्र की बात करूं तो 25-30 सालों से घोषणा पत्र लोग बना रहे हैं और हर घोषणा पत्र बाद में जाकर के डस्टबिन में पड़ा रह जाता है। पिछले 2 इलेक्शन का घोषणा पत्र कहां है, इसको भी चेक करना चाहिए। वो घोषणा पत्र तो आपकी घोषणाओं पर अब भरोसा नहीं रह गया। आप हर इलेक्शन पे, हर चुनाव पे कुछ नया एक शब्द इजाद करते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2019 में भी न्याय के नाम से आपने कुछ कहा था कि 600 रुपए देंगे हम सभी लोगों को, कुछ इस तरह 6000 या 600 रुपए देने का प्लान था। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं, शायद आपकी घोषणाओं में जो एक होना चाहिए, एक दम होना चाहिए, वो दम नहीं है, या फिर आपकी जो वो है क्रेडिबिलिटी है, वो इतनी खत्म हो चुकी है कि आपकी बातों में भरोसा नहीं है। तो अल्पसंख्यक और मुस्लिम लीग और ये सारी बातें तो हैं ही। ओवरऑल इन मैनिफेस्टोज का अब कोई अर्थ नहीं रह गया जो बातें कही जा रही। अच्छा, इस मैनिफेस्टो का अर्थ तब है जब लोग आपको वोट देंगे, आप सरकार में आएंगे। आप सरकार में आ नहीं रहे, अब बड़ी मुश्किल से 30-40 MP ला पाएंगे, तो उसके बाद आप बिना वजह आप अपनी स्टेशनरी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, आपने तो पहले से ही कह दिया 30-40 सीटें ला पाएंगे, स्टेशनरी बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति और विश्वास जाग रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, आपने भी लगातार काम किया, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पा रहा है। वो एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो शहर शहर घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब जनता एक्नॉलेज नहीं कर रही है, तो इसमें राहुल गांधी का क्या कसूर है? हाँ, मैं इसका एक एस्पेक्ट बताना चाहूंगा। राहुल जी को अक्सर हम देखते हैं
के ट्रक ड्राइवरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कूली लोगों के से मिलने जा रहे हैं, कारपेंटर लोगों से मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा उनसे पूछिए कि पिछले 2 वर्षों में अलग अलग राज्यों के कितने नेताओं के साथ खुल करके उन्होंने बातें की है, मिली हैं और चर्चा की। उनके पास अपने पार्टी के नेताओं से मिलने चर्चा करने का वक्त नहीं है। लेकिन यूट्यूब का एक वीडियो बनाने के लिए खेत में जाके धान की खेती करने का फुर्सत है, तो भाई आप धान की खेती कर लीजिए, नेतागिरी छोड़ दीजिए। तो अगर आप पार्टी पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं, पार्टी को शेप भी देना चाहते हैं, पार्टी पर अपनी विचारधारा थोपना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक संवाद अपने पूरे एक नेतृत्व के साथ, देश भर के नेतृत्व के साथ होना चाहिए। वो दरअसल नहीं हो रहा है, जैसे होना चाहिए हो नहीं रहा, मिलते ही नहीं लोगों से। तो सॉरी, तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ये राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत खोखली किस्म की प्रतिक्रिया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कारपेंटर से मिलना पाप है, बिल्कुल मिलना चाहिए, कुली लोगों से बिल्कुल संवाद करना चाहिए, जो गरीब लोगों से संवाद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनसे संवाद करने के बाद उसका फॉलोअप प्रोग्राम कौन करेगा? फॉलोअप प्रोग्राम करने के लिए आपको अलग अलग स्टेट के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा करके और उसके बाद एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। वो सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक बताया जा रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं, सिर्फ बताया जा रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं। सच यह है कि वो काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक फोटो, मतलब जो ऑप्टिक है ना, ऑप्टिक बनाया जा रहा है। ऑप्टिक बनाने से राजनीति नहीं होती, ऑप्टिक बनाने से आप सरकार में नहीं आते, ऑप्टिक बनाने से आपको वोट नहीं मिलेगा, ऑप्टिक बनाने से एक दिन आप ट्विटर पे चमक जाएंगे, लेकिन अंततः लोगों तक जाकर के लोगों का वोट अपने तक लाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मिसिंग है कांग्रेस पार्टी में इस समय, पिछले 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं। अच्छा संजय जी, जो बात प्रशांत किशोर अभी कह रहे थे आपकी भी नजर में आई होगी, अगर राहुल गांधी ये चुनाव भी हार जाते हैं, आप तो दे ही रहे कांग्रेस पार्टी को 30-40 सीटें, अगर ये चुनाव भी कांग्रेस पार्टी हार जाती है, ऐसे में क्या राहुल गांधी के रिटायरमेंट ले लेने से या फिर एक ब्रेक ले लेने से क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर सकती है? मुझे लगता तब भी सुधरेगी, इसलिए कि ये चले भी जाएंगे, छोड़ भी दिया इनने, रिटायर भी हो गए, तो भी है कौन पार्टी चलाने वाला? वहां दिल्ली में जो नेतृत्व आपने तैयार कर रखा है वो सिर्फ राज्यसभा के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे तपस्वी जो सिर्फ राज्यसभा की सीट के लिए लगे हुए हैं, जिनका जमीन से कोई नाता नहीं, जो जमीन पर क्या हो रहा है उससे कोई वाकफियत नहीं है, जो जमीन पर क्या होना चाहिए इसकी कोई समझ नहीं है, जिनके पास कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है कि अलग अलग राज्यों की समस्याएं क्या है। परसों मैं प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, वो पेपर लीक के ऊपर राजस्थान जयपुर में बोल रही थी। अशोक गहलोत की सरकार का सबसे बड़ा जो पाप था वो पेपर लीक था। 70 बार पेपर लीक हुए थे। रोज जयपुर में वहां के छात्र धरना प्रदर्शन करते थे और अपोजिशन ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया था। शायद उसी में सरकार चली गई और उसके बाद आप जयपुर में ही जाके पेपर लीक की बात कर रहे हैं। तो आप यूपी में ही पेपर लीक हुआ है, गुजरात में भी, वहां जाके बोलते हैं तो आप अपोजिशन की सरकार पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आप तो अपनी ही सरकार की जो गलतियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं सरकार जाने के बाद भी। तो इस प्रकार की बड़ा इरेलेवेंट सी और बड़ा असंतुलित किस्म सी बातें और काम हो रहे हैं, वो उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट है कांग्रेस का और जनता का, नेताओं का और लोगों के इश्यूज का। डिस्कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का नतीजा, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, इतना बड़ा नारा दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, 7 एमएलए से घट के 2 हो गए। अब मेरा हंसना हो सकता है ये अच्छा नहीं लगेगा, आप तो देखिए पॉलिटिकल फेस है, आप हंस सकते हैं, लेकिन संजय जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल प्लान क्या हो सकता है, या मैं प्रशांत किशोर की ही भाषा में पूछूं री इनकारनेशन कांग्रेस पार्टी का कैसे हो सकता है? मैं अब इतना बड़ा विचारक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे फिलहाल जो वर्तमान जो सेटअप है कांग्रेस पार्टी का, उसमें री इनकारनेशन या रिवाइवल का कोई चांस नहीं। और जो लोग बेचारे आज भी किसी उम्मीद में कांग्रेस में बैठे हैं, उन सबसे मैं बोलूंगा
कि जब मेरे जैसे व्यक्ति की कोई पूछ या एक्नॉलेजमेंट या रिकॉग्निशन नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। जितना जल्दी हो निकलिए, या तो राजनीति छोड़ दीजिए या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप जो समाज सेवा का काम करना चाहता है किसी राजनीतिक पार्टी के जरिए वहां करिए, लेकिन कांग्रेस में अपना समय बर्बाद मत करिए। हाँ, जिन 10-20 लोगों को राज्यसभा की एक उम्मीद लगी हुई है, राज्यसभा के लिए तपस्या कर रहे हैं, उन सबको वहां पर रहने दीजिए। बाकी अगर आप जमीन पे उतर करके जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं और लोगों के इश्यूज पर आप आंदोलन करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी वो मंच नहीं रहा। संजय निरुपम जी, इंडिया टीवी को समय देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।